जिंदगी भी कभी कभी कैसे करवट बदलती है कि इंसान कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। आइए सुनते हैं कैसे। कभी कभी एक औरत वो काम कर जाती है जिसकी उससे उम्मीद भी नहीं की जाती। जो लोग औरत को पैरों की जूती समझते हैं वो समझ ले कि औरत के बगैर मर्द का कोई वजूद नहीं है। औरत चाहे किसी भी रूप में हो, मर्द उसके बगैर अधूरा है। आज के ज़माने में औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, बल्कि कई मामलों में तो वो मर्दों को भी पीछे छोड़ देती है। मगर कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो औरत के नाम पर धब्बा होती हैं, जो अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर जाती हैं कि उनको औरत कहना भी औरत की बेइज्जती है। मगर मेरा सामना एक ऐसी औरत से भी हुआ जिसके बारे में लिखने के लिए शब्द नहीं मिलते, क्योंकि ऐसी औरतें किसी तारीफ की मोहताज नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत मेरी जिंदगी पर सही बैठती है। मेरी जिंदगी में एक औरत ने वो कर दिखाया था जो मैं ना कर पाता। उस एक औरत की वजह से मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे, मगर आखिर में जीत उसकी ही हुई थी। एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यही सोचते हुए मैं अपना कचरे का बोरा उठाए हुए चला जा रहा था। जहां कहीं भी कचरे का ढेर नजर आता, उसके पास खड़े होकर कचरा छांटने लगता था। अब मुझे इस काम में कोई शर्म नहीं आती थी और ना ही मुझ पर अब लोगों की बातें असर करती थी। मैं भी किसी की बात पर कोई तवज्जो नहीं देता था। रोज मेरा सामना सैकड़ों तरह के लोगों से होता था जो मुझे अलग अलग नज़रों से देखा करते थे। ज्यादातर लोग मुझे बुरी नज़रों से देखा करते थे। कई लोग मुझे अफसोस भरी नज़रों से भी देखते थे। ये ऐसे लोग थे जो मेरी जान पहचान वाले थे, जो अक्सर मुझे देखकर अफसोस में सर हिलाते और मेरे पास से गुजर जाते। मगर अब मैं इन सब बातों से आज़ाद हो चुका था कि लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं। मैंने बहुत पहले ही लोगों की परवाह करना छोड़ दिया था। मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये दुनिया आपको किसी भी सूरत में जीने नहीं देगी। अगर आप खुश हैं तो दुनिया वालों से आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए मैंने अब यह सोचना छोड़ दिया था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि हम किसी की जुबान तो नहीं पकड़ सकते, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने कान ही बंद कर लें। और मैंने भी यही किया। भले ही मैं कबाड़ी का काम करता हूँ, लेकिन किसी को जवाब देने की मेरी कोई जिम्मेदारी तो नहीं थी। यदि मेरे नसीब में यही लिखा है तो मैं अपना नसीब बदल तो नहीं सकता हूँ। मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी जीत मेरी बदनसीबी की ही हुई। आखिर मैंने अपनी बदनसीबी को ही अपना नसीब मान लिया था। क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मैं सुबह ही घर से निकल आता था। आज सुबह भी मैं मुंह अंधेरे ही घर से निकल आया था। घर क्या था, एक झोपड़ी थी। मैं अकेला ही रहता था, सो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कबाड़ में से लोहा, प्लास्टिक, गत्ता चुनकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था जिसके बारे में मैं सोचता कि आज कुछ ज़्यादा कमाऊं। अगले दिन का मैंने कभी सोचा नहीं कि कल क्या होगा, क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल हो ना हो। अब तो सब कुछ अपने खुदा पर ही छोड़ रखा था। आज मैंने सुबह से ही अच्छा खासा कबाड़ इकट्ठा कर लिया था। दिन निकलने लगा था। मौसम ठंडा होने के कारण मुझे खांसी और छींकें आ रही थी। छींक छींक कर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं वहीं पास के पार्क में लगी बेंच पर बैठ गया। कबाड़ का बोरा भी वहीं रख लिया। सोचा थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं, फिर कहीं जाकर नाश्ता करूंगा। अब तक हल्की धूप भी निकलने लगी थी, जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई। तभी गार्ड ने आकर मुझे जोर का धक्का दिया। अचानक धक्का लगने से मैं बेंच से नीचे गिर पड़ा। मेरा बोरा भी उसने दूर फेंक दिया। मेरा सारा सामान इधर उधर फैल गया। फिर उसने मुझे एक गंदी सी गाली देते हुए कहा, ये पार्क कबाड़ चुनने वालों के लिए नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यहाँ आराम फरमाओ, भागो यहाँ से। सही कहा उसने। अपनी औकात को देखते हुए मैंने उसकी इस हरकत का कोई जवाब देना सही नहीं समझा। मैंने उठकर अपने कपड़े साफ किए, फिर अपना बोरा उठाकर सारा सामान इकट्ठा किया और वहाँ से चल दिया।
थोड़ी आगे जाकर मैंने देखा, सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उसकी ड्राइवर सीट का शीशा खुला हुआ था। वहां बैठा शख्स मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो मुझे चिढ़ा रहा हो। मैं समझ गया कि गार्ड को पैसे देकर यह हरकत उसी ने करवाई थी, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। खैर, मैं सब नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में मैं एक बड़ी सी कबाड़ की दुकान पर पहुंच गया। मैंने अपने बोरे से सामान निकालकर छांटना शुरू किया। लोहा, प्लास्टिक, गत्ता सब अलग अलग किए। आज कबाड़ भी ज़्यादा था, जिसके मुझे 1500 रुपये मिल गए। मैंने रुपए लिए और जेब में रखे और नाश्ता करने चल दिया और सीधा पंजाबी नान छोले की रेडी पर पहुंच गया। मुझे देखते ही रेडी वाले ने बड़े अदब से मुझे सलाम किया, फिर टेबल कुर्सी साफ करके बैठने को कहा। मैंने उससे पानी लेकर पहले अपने हाथ मुंह धोए। उसने नाश्ता लगाया, फिर लड़का भेजकर सामने की दुकान से मेरे लिए लस्सी का बड़ा गिलास मंगवाया। जितनी देर मैं नाश्ता करता रहा, वो बड़ी दर्द भरी निगाहों से मुझे देखता रहा। नाश्ता करने के बाद मैंने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे थे? उसने बड़े ही मायूसी से जवाब दिया, देख रहा हूँ जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी ने चाहे कितनी भी करवटें बदली हों, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो अब तक तुम्हारे साथ हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने 200 रुपये जेब से निकालकर रेडी वाले को दिए। पहले तो उसने हमेशा की तरह पैसे लेने से इनकार कर दिया, मगर फिर मेरे जिद करने पर उसने पैसे लेकर 50 रुपये वापस करने लगा, क्योंकि नाश्ता 150 रुपये का हुआ था। मैंने भी हमेशा की तरह बाकी पैसे ये कहते हुए उसके पास छोड़ दिए कि जमा कर लो मियाँ, किसी दिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब काम आएंगे। मैं अक्सर ही ऐसा करता था। फिर मैं वहाँ से अपना बोरा उठाकर अपने कमरे पर आ गया। अब मेरी जेब में 1300 रुपये थे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर पलंग पर लेट गया, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं जिसके लिए मैं और मशक्क़त करने जाऊं। सो मुझे लेटते ही नींद आ गई। मेरी नींद खुली तब तक शाम हो चुकी थी। मैं उठकर नहा धोकर बाजार की तरफ निकल गया रात के खाने के लिए। आज कुछ अच्छा खाने का दिल था। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, और वो था अच्छा खाना। इसलिए खाना मैंने हमेशा अच्छा ही खाया, हमेशा अपनी पसंद की चीज़ खाई थी। आज भी मेरा तंदूरी चिकन खाने का दिल था। यही सोचते सोचते मैं एक बड़े होटल के सामने पहुंच गया, मगर अंदर जाने का हौसला नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था मेरी हालत देखकर दरवान मुझे अंदर नहीं घुसने देगा। सो मैं पास ही एक ढाबे पर पहुंच गया। अभी मैंने वहां एक तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया ही था, तभी मेरे सामने एक सूटेड बूटेड आदमी आकर बैठ गया, जो काफ़ी पैसे वाला लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी महंगी गाड़ी से आया था। साथ में 3-4 गाड़ियाँ और भी थी। उसके साथ 3-4 गार्ड्स भी थे। ये देखकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगा, क्योंकि मैं उन गार्ड्स को देख रहा था जो कई दिनों से मुझ पर नज़र रखे हुए थे। तभी उस आदमी ने कहा, रुकिए। मैंने पीछे मुड़कर इधर उधर देखा। वो मुझे ही रुकने को कह रहा था, मगर उसने बड़े ही अदब से कहा था, इसलिए मैं वहाँ बैठ गया। तब तक मेरा ऑर्डर भी आ गया। उस आदमी ने भी मेरी प्लेट से ही खाना शुरू कर दिया, जो मुझे अजीब लगा। तो उसने कहा, चिंता मत करो, बिल मैं पे कर दूंगा। मैंने खाने से हाथ खींचकर अलग ऑर्डर दे दिया। अब उसने बोलना शुरू किया। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी, मेरे गले में जोर का फंदा लगा। मैंने फौरन पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और बड़ी ही हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मेरे कानों ने सुना वाकई वो सच है या वो मेरी समझ का धोखा है। मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि जो भी तुमने सुना है वो सच है। मैंने मन ही मन खुदा को याद किया और सोचने लगा, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया गोल है। इंसान जहाँ से चलता है एक ना एक दिन घूमकर वहीं आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने खुदा का शुक्रिया अदा करूं। मेरा नाम जावेद है और मेरी उम्र 30 साल। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। मेरा जन्म एक करोड़पति खानदान में हुआ था। कहते हैं ना
कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, बस वही मेरा हाल था। क्योंकि हम लोग मेरे दादाजी के समय के करोड़पति थे। मेरे दादाजी की कई कंपनियां थीं। अल्लाह का दिया सब कुछ था हमारे पास। अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर दिया था। उस पर मेरी अम्मी भी माशाअल्लाह काफ़ी रईस खानदान की थी। मेरे दादा और मेरे नाना दोनों बिजनेस पार्टनर थे। एक बिजनेस पार्टी में ही मेरे अब्बा एवं अम्मी मिले थे। वहीं से दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई। पहले दोनों दोस्त बने, फिर बात मोहब्बत तक पहुंच गई। और जब एक दिन दोनों ने अपने अपने घरों में बात की तो किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का स्टेटस एक जैसा ही था। बल्कि इस रिश्ते के बाद तो और भी मजबूत हो गया था। मेरे परिवार में मेरे दादा के अलावा मेरे अब्बा के छोटे भाई यानी मेरे चाचा भी थे। उनकी शादी भी काफ़ी पैसे वाले खानदान में ही हुई थी। मैं अपने अब्बा की इकलौती औलाद था। मेरे चाचा के दो बच्चे थे, बेटी जोया जो कि मुझसे 2 साल छोटी थी और बेटा जुनैद जो मुझसे 4 साल छोटा था। हम सब एक ही घर में रहते थे। आपस में हम सब में बहुत मोहब्बत थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। मुझे अमेरिका में आए 2 साल ही हुए थे कि मेरे चाचा की बेटी जोया भी अमेरिका आ गई थी। उसने भी उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जबकि मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मेरे पीछे हमारे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो अपनी पढ़ाई में था। और फिर अचानक एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन से मेरी बदनसीबी की शुरुआत हुई थी। वो मेरी सालगिरह का दिन था। मैं सुबह जब कॉलेज पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने मेरे लिए पार्टी की पूरी तैयारी कर रखी थी। मैंने पूरे दिन खूब मस्ती तो की, मगर मेरा ध्यान तो बस मोबाइल पर ही लगा रहा। पूरा दिन निकल गया, मगर ना तो उसकी कोई कॉल आई और ना ही कोई मैसेज आया। मैंने भी कई बार कॉल की, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे टेंशन होने लगी थी। 2 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया हो, बल्कि मेरी सालगिरह वाले दिन तो सबसे पहले उसी की मुबारकबाद आती थी। मगर आज ना जाने क्या हुआ था, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसका नाम नगमा था, मेरी क्लासमेट थी, बहुत ही खूबसूरत नाजुक सी थी। कॉलेज के पहले ही दिन से मैं उसे पसंद करता था, वो भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों की दोस्ती को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक दूसरे की एक एक पल की खबर होती थी हमें। मगर 2 साल में ऐसा पहली बार था जब उसका फ़ोन बंद आ रहा था और कोई मैसेज भी नहीं था। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं पहले ही परेशानी में था। इसी बीच मेरे घर से जो खबर आई उसने तो मुझे और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। वो खबर यह थी कि मेरे अब्बा ने मेरी और जोया की मंगनी तय कर दी थी। मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने जोया को हमेशा अपनी बहन ही माना था और बहनों वाली नज़र से ही देखा था। मैंने इस रिश्ते को मना करने के लिए अम्मी को फ़ोन किया और कहा कि जोया क्या सोचेगी, जब उसे इस बात का पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। मगर अम्मी ने जो बताया उसे सुनकर तो मैं सन्न ही रह गया। अम्मी ने बताया कि जोया ने ही तुम्हारे अब्बा को फ़ोन करके कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो और शादी करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे अब्बा ने तुम दोनों की मंगनी की अनाउंसमेंट कर दी। मुझे अम्मी की बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा अम्मी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सोचा कल कॉलेज में जोया से बात करूँगा। यही सोचते सोचते मैं कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा तो देखा कमरे का डोर लॉक खुला हुआ है। मैंने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही लाइट ऑन की, कमरे के अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। पूरा कमरा फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। दीवार के बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। पास ही कुर्सी पर जोया बैठी थी और टेबल पर केक रखा हुआ था। मुझे देखते ही उसने टेबल पर रखे केक को काटकर एक पीस मुझे खिलाते हुए सालगिरह की मुबारकबाद के साथ मंगनी की एडवांस मुबारकबाद देने लगी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो सोचा था कल कॉलेज में आराम से जोया से बात करूंगा,
मगर उसे इस वक्त बॉयज़ हॉस्टल में अपने कमरे में देखकर परेशान था। ना जाने किस किस ने इसे यहाँ आते हुए देखा होगा। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यही सोचकर मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया और मैंने एक जोर का थप्पड़ जोया के गालों पर चढ़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने गुस्से में कमरे का सारा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया। मैंने सोचा था थप्पड़ खाकर जोया को अक्ल आ जाएगी, मगर नहीं। वो थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद बोली, जावेद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा दिल तो किया कि एक थप्पड़ और लगा दूँ, पर अपने गुस्से पर काबू करते हुए मैंने कहा, देखो जोया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा बहन की नज़र से देखा है। बचपन से तुम्हें बड़े भाई की तरह प्यार किया है। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तब मुझे यह समझ नहीं आया कि ये बताकर मैंने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि मेरी बात सुनते ही जोया की आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने फौरन अपने कपड़े फाड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में अच्छा खासा मजमा जमा हो गया। हॉस्टल स्टाफ ने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन मेरी गिरफ्तारी की खबर आग की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई। 2 दिन बाद अब्बा और चाचा ने पहुंचकर मेरी जमानत करवाई। बदनामी का जो दाग मेरे ऊपर लगा था, उसे जोया की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और पक्का कर दिया, जो अब धुलने वाला नहीं था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने शराब के नशे में उसकी इज्जत पर हाथ डाला था, जबकि मैं तो वहाँ उसे सालगिरह की मुबारकबाद देने गई थी। मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब मैं वापस घर आ चुका था। घर पर भी सबने मुझ पर दबाव डाला कि मैं जोया से शादी कर लूं, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे यकीन था कि अम्मी अब्बा तो मेरी बात मान जाएंगे, मगर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इधर नगमा के मैसेज ने तो मेरी जान ही निकाल दी कि उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैंने अम्मी अब्बा को बहुत मनाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। दूसरी तरफ जिस नगमा के लिए मैं घर वालों से लड़ रहा था, उसे भी मेरे करेक्टर पर शक हो रहा था। उसने मैसेज करके पूछा था कि जोया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा था, वो सच है या झूठ। उसका मैसेज देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया। जो लड़की मेरे एक एक पल की खबर रखती थी, आज वो मेरे करेक्टर की गवाही मांग रही थी। मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। मैंने उसी वक्त अपने फ़ोन से नगमा के सारे चैट व मैसेज डिलीट करके उसका नंबर भी ब्लॉक किया। फिर अपने फ़ोन से उसका नंबर भी डिलीट कर दिया, क्योंकि क्या फ़ायदा था जब उसे मेरे पर एतबार ही नहीं था। अब तक जोया भी अमेरिका से वापस आ चुकी थी और बहुत खुश थी, क्योंकि अब्बा ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि यदि मैंने जोया से शादी नहीं की तो वो मुझे इस घर व सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इसलिए जोया खुश थी कि अब मैं दौलत की खातिर उनकी शर्त मान लूँगा। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं जोया और उसके भाई जुनैद की कोई भी घटिया चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। नतीजतन अगले दिन अब्बा ने अपनी सारी जायदाद जुनैद के नाम कर दी। अब वही सारी जायदाद का बारिश था। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड व बैंक बैलेंस सब अपने कब्जे में करके मुझे घर से निकलने को कह दिया। जिस वक्त मैं घर से निकाला गया, उस वक्त मेरे पास सिर्फ जिस्म के कपड़े और जूते ही थे, जबकि जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेरे दिमाग में यह गलतफहमी थी कि जल्द ही कहीं ना कहीं काम पर लगकर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि मेरी बदनसीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं जहाँ भी काम पर लगता, जोया और जुनैद वहाँ पहुँच जाते और पैसे देकर मुझे वहाँ से निकलवा देते। फिर चाहे छोटा या बड़ा कोई भी काम हो, आखिर पेट भरने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए मैंने कचरा चुनने का काम शुरू कर दिया। ये मेरी बदनसीबी ही थी कि शहर के एक करोड़पति का बेटा सड़कों पर कचरा चुनने का काम करता था। मैं भी ज़िद्दी किस्म का इंसान था। मैंने भी सोच लिया था कि इसी शहर में रहकर पैसे कमाऊंगा
और पैसा आने के बाद जोया और जुनैद से गिन गिन कर बदले लूँगा। पर वो दोनों ऐसा होने नहीं देते थे। मगर शायद आज मेरे नसीब को मुझ पर तरस आ गया था। जो पैसा खुद चलकर मेरे पास आया है, तो ऐसे में मैं कैसे उस आदमी की ऑफर को ठुकरा दूं। ऑफर था कि अगर मैं उस करोड़पति आदमी की बेटी से शादी करूं तो वो अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर देगा। मैं सोचने लगा कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जोया और उसके भाई जुनैद से बदला। जोया से मैंने शादी करनी नहीं थी, और नगमा वो एक कचरा चुनने वाले से क्यों शादी करेगी। इसीलिए मैंने बिना एक मिनट भी जाया किए उसकी ऑफर मान ली। मेरी हामी भरते ही वह आदमी बहुत खुश हुआ और मुझे एक बड़े से बंगले में ले गया। उसने कहा, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रहना होगा, फिर शादी के बाद ये बंगला तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। अगले ही दिन उसके मैनेजर ने मुझे नई गाड़ी की चाबी भी दे दी, और एक हफ्ते बाद मैं उस अमीर आदमी की आधी जायदाद का मालिक बन चुका था। वो आदमी अपने वायदे का पक्का निकला। जो बोला था वही किया। अगले दिन निकाहनामे पर दस्तखत करते ही उसने जायदाद के कागज मुझे पकड़ा दिए। जायदाद के कागज लेकर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, जैसे ही मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं उल्टे पांव कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसे इस कदर रोता देख मेरा दिल पसीज गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे पैरों से उठाकर सीने से लगा लिया, क्योंकि रो वो रही थी, पर तकलीफ मुझे हो रही थी, क्योंकि वो रोती माफ़ी मांगती लड़की कोई और नहीं, मेरी खोई हुई मोहब्बत नगमा थी। नगमा ही उस करोड़पति आदमी की बेटी थी। शादी की बात पर नगमा ने बताया कि उसने तो शादी के दिन तकरीबन खुदकुशी कर ही ली थी। मुश्किल उसकी जान बचाई गई। उसने बताया कि हम दोनों के अब्बा एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए उसके अब्बा नहीं चाहते थे कि उसकी शादी मुझसे हो। और जब उसे पता चला कि मुझे घर से बेदखल कर दिया गया है, उसने अपने अब्बा को मनाने की कोशिश की, मगर अब्बा ने कहा, जो खुद कंगाल हो चुका है तुम्हें क्या दे सकता है। लेकिन आखिर उसने अब्बा को मना ही लिया। उसके बाद उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई कांटेक्ट ना होने के कारण उसने अपने गार्ड्स मुझे ढूंढने के लिए लगा दिए। फिर उसने अपने अब्बा को मजबूर किया कि वो मुझसे बात करें, क्योंकि उसे लगता था कि उसने मुझे हर्ट किया। अगर वो मुझसे सीधा मिलेगी तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। इसलिए उसने अपने अब्बा का सहारा लिया, और इस तरह चुपके से एक बार फिर वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गई और मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। आज मैं करोड़पति हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ नगमा की वजह से। अगर वो उस वक्त मेरी मोहब्बत में आकर मुझसे शादी नहीं करती और अपने अब्बा की जायदाद में मेरा नाम नहीं करवाती, तो शायद आज भी मैं किसी कचरे के ढेर में कचरा चुन रहा होता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।